जय हिंद दोस्तों। आज मैं क्लास 10th के बहुपद पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ाएंगे कि बहुपद है क्या। एनसीईआरटी का मैथ क्लास 10th के लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 बहुपद पढ़ना है, जिसको इंग्लिश में पोलिनोमियल्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बहुपद कहते किसको हैं। तो देखिए बहुपद क्या है। किसी चर x में बहुपद x का एक बीजीय व्यंजक है जिसमें x के सिर्फ अऋणात्मक पूर्णांक घात ही आरोही या अवरोही क्रम में सजे रहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि बहुपद x जो होता है, बहुपद में जो x होता है उसका बीजीय व्यंजक जो इस रूप में है, उसका घात जो होना चाहिए अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी माइनस में घात नहीं होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक भी बोल सकते हैं हम लोग, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और ये घात को या तो आरोही क्रम में सजे हुआ चाहिए या अवरोही क्रम में सजे हुए रहना चाहिए, तभी हम उसको बहुपद कहेंगे। बहुपद के लिए एक बात ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसका घात जो होगा वो अऋणात्मक पूर्णांक होगा और वह घात आरोही या अवरोही क्रम में सजे रहे होंगे, तभी हम उसको बहुपद कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए a0 प्लस a1x प्लस a2x x स्क्वायर, उसी तरह से a3x क्यूब, a4x के पावर 4, इसी तरह डॉट डॉट करते करते हम ले जाएंगे कहाँ तक, तो a के पावर an इंटू xn तक लेके जाएंगे। जहाँ पर यह ध्यान होना चाहिए कि a इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, a का मान 0 नहीं रहना चाहिए। उसी प्रकार जस्ट इसका उल्टा कर दिया गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक पावर कम यहाँ कर दिया गया है, उस तरह कम करते 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 0 तक आ गए हैं। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजे रहेंगे, तभी हम उसको क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। अगर हमसे बहुपद पूछेगा तो पहले सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, उसके घात को देखना होगा कि वह अऋणात्मक पूर्णांक है या नहीं। अगर अऋणात्मक पूर्णांक नहीं होगा तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर है कि 2x के पावर -1 दिया, तो ये अऋणात्मक पूर्णांक नहीं हुआ, ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ये बहुपद के रूप में नहीं काउंट कर सकते, हम लोग इसको बहुपद नहीं कह सकते हैं। तो सबसे पहले उसका घात देखना है कि अऋणात्मक पूर्णांक है। अगर घात अऋणात्मक पूर्णांक है तो उसको सबसे पहले हम लोग सजाएंगे आरोही या अवरोही क्रम में। किसी क्रम में भी सजा सकते हैं, आरोही क्रम में भी सजा सकते हैं, अवरोही क्रम, तभी उसको हम बहुपद कहेंगे। नोट में यह लिखा हुआ है कि ये बहुपद कब कहलाते हैं। देखिए, ये बहुपद कहलाएंगे जहां a0, a1, a2 डॉट 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 an सभी वास्तविक संख्या हो और n एक अऋणात्मक पूर्णांक हो। n जो यहाँ देख रहे हैं आप, ये पावर के रूप में भी है, यहाँ है, वो अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तभी ये बहुपद कहलाएंगे, अन्यथा बहुपद हम नहीं कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आया है, बीजीय व्यंजक। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग का अंतर गुणन तथा भागफल के संयोग से बने पदों को हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग चर और अचर राशि समझना होगा। चर राशि किसको कहते हैं और अचर राशि किसे कहते हैं। अचर राशि और चर राशि, चर राशि उसे कहते हैं जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। जैसे में x का मान कभी जब भी आप पढ़े होंगे 2, तो कभी x का मान 100 भी पढ़े होंगे, कभी x का मान 3 भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पर x का मान एक ही नहीं रहा, बदलता जा रहा है, बदल रहा है। y का मान भी बदल बदल के पढ़े होंगे। तो यहाँ पर ये जो हुआ चर राशि होता है। चर राशि कहने का मतलब क्या, जिसका मान बदलता रहता है उसको चर राशि कहते हैं, और जिसका मान नहीं बदलता है उसको हम लोग अचर राशि कहते हैं। जैसे कहने का मतलब कि 2 को कहीं भी हम 5 नहीं कह सकते हैं। जैसे कि दुकान में हम किसी दुकान से 5 रुपये उधार लिए हैं और उसको कहेंगे 2 रुपये लेकर पूरा खाता भाई मेरा साफ कर दो, तो साफ नहीं करेगा, क्योंकि हम उसको 2 रुपया दे रहे हैं। 2 को हम 5 नहीं कह सकते हैं। तो वही कहा जाता है चर राशि किसे कहेंगे, जिस राशि का मान हमेशा बदलता रहता है।
कुछ भी हम इसको मान रख सकते हैं। x बराबर 100 मानते हैं, x बराबर हम 10 भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर इसका वैल्यू बदलता रहता है, लेकिन अचर राशि का वैल्यू नहीं बदलता है। तो यहाँ चर अचर समझ में आ गया। तो बीजीय व्यंजक में लिखा हुआ है कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियां, कुछ निश्चित चर और अचर राशियां दिए होते हैं, उनका योग, गुणन तथा भागफल, अंतर, ये सभी के संयोग से जो पद बनते हैं, जो संख्याओं का समूह बनता है, उसे हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे फिर यहाँ, जैसे में यहाँ देखिए 3 और x है, तो 3 और x का गुणन है। यहाँ अचर और चर का गुणन है। यहाँ भी देखिए चर अचर का गुणन जोड़ है, यहाँ अंतर है। तो ये जो संख्या होगा ये बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बीजीय व्यंजक। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का घात, कि बहुपद का घात क्या होता है और घात के आधार पर बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं हम लोग आगे बहुपद का घात क्या होता है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं बहुपद का घात क्या होता है। लिखा हुआ किसी बीजीय व्यंजक में चर x का उच्चतम घात को ही बहुपद का घात कहते हैं। कह रहा है कि कोई बहुपद दिया रहेगा, उसमें जो चर राशि का वैल्यू, जो चर राशि रहेगा उसका घात जो होगा, जिसका घात अधिकतम होगा, जितना उच्चतम घात होगा वही उसका घात कहलाता है। जैसे कि यहाँ देखिए 2x + 3 है, तो यहाँ पर x पर कोई घात न रहने पर हम लोग 1 मानते हैं, तो ये इसका घात 1 होगा। यहाँ देखिए x² + 3x + 5 है, तो यहाँ पर इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 2 है। अधिकतम घात कितना है? उच्चतम घात 2 है। तो इस बहुपद का घात कितना कहलाएगा? 2 कहलाएगा। यहाँ पर देखिए 3x³ - 5x² + 6x + 7 है, तो यहाँ पर x का जो अधिकतम पावर जो है, या अधिकतम या उच्चतम जो घात है वो कितना है? 3 है। तो इस बहुपद का घात कितना कहलाएगा? 3 कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5x² - 3x⁵ प्लस 3x⁵ का घात कितना होगा? तो इसमें देखिए ध्यान से, अधिकतम घात कितना है? तो 5 है। कितना है? 5 है। तो इस बहुपद का घात कितना कहलाएगा? 5 कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दिए गए बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात का ही उस बहुपद को घात कहते हैं, उस बहुपद को घात कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले बहुपद होने के लिए आवश्यक बातें क्या क्या हैं। चर x का घात ऋणात्मक या भिन्न नहीं होना चाहिए, यानी x का जो पावर होता है या तो माइनस में नहीं होना चाहिए या यहाँ पर भिन्न में भी नहीं रहना चाहिए। अगर ये ऋणात्मक या भिन्न के रूप में है, कोई भी एक संख्या अगर दे दिया जाए तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। दूसरा है कि एक चर पूर्णांक 5 भी एक बहुपद है, सॉरी यहाँ 5 होगा। चर पूर्णांक क्या बोला है? एक चर पूर्णांक 5 भी एक बहुपद है, चूंकि यहाँ पर देख सकते हैं 5 बराबर हम 5 गुने x⁻0 लिख सकते हैं, क्योंकि x किसी भी संख्या का पावर 0 का मतलब 1, तो 1 गुने अगर 5 गुना हम मल्टीपल करते हैं तो 5 पे ना होगा। तो ये 5 भी एक बहुपद है, लेकिन इस बहुपद, क्योंकि इसका घात 0 है इसलिए ये बहुपद है। घात दिया हुआ है ना, तो ये घात के साथ 0 है, लेकिन इसको हम लोग अचर बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? चर बहुपद नहीं है, अचर बहुपद है। ठीक है, तो बहुपद किसे कहते हैं ये समझ में आ गया। या हम क्या बहुपद का डिफरेंस इस प्रकार भी दे सकते हैं, एक से अधिक पदों वाला संख्याओं को समूह को बहुपद कहती हैं। एक से अधिक पदों वाला संख्याओं के समूह को बहुपद कहा जाता है। तो बहुपद का मानक रूप क्या होता है ये अब हम लोग समझेंगे। देखिए बहुपद का मानक रूप, देखिए बहुपद का मानक रूप क्या है? किसी बहुपद को घात आरोही या अवरोही क्रम में सजे रहते हैं। कोई भी बहुपद रहेगा तो उसका घात जो होता है आरोही या अवरोही क्रम में सजे रहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद को घात के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है।
तो देखिए बहुपद का प्रकार है 3। एक घातीय बहुपद, एक घातीय को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। एक घातीय को रैखिक बहुपद कहते हैं, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। तो सबसे पहले हम लोग एक घातीय बहुपद किसे कहेंगे? जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो उसे हम रैखिक या एक घातीय बहुपद कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जिस बहुपद का घात अधिकतम घात 1 हो उसे हम लोग रैखिक या एक घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप ax प्लस बी, यहाँ पर चर का घात अधिकतम कितना है? 1 है, तो इसको हम बोलेंगे एक घात वाला बहुपद है। जहां पर a इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, a का मान 0 नहीं रहना चाहिए। अगर a का मान 0 हो जाएगा तो ये जो होता है शून्य बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्य बहुपद। यहाँ पर देखिए, अब देखिए कि रैखिक बहुपद में शून्यांकों की संख्या 1 होती है, जिसको हम लोग अल्फा मानते हैं। क्या मानते हैं? अल्फा मानते हैं। दूसरा है द्विघातीय बहुपद। जिस बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात, जिस बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात 2 हो उसे हम लोग द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये एक बहुपद है, इसमें देखिए चर राशि का अधिकतम घात क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे द्विघातीय बहुपद है। ये कौन सा बहुपद है? द्विघातीय बहुपद है। जहां पर a इक्वल टू नॉट 0, अगर a का मान 0 हो जाती तो खत्म हो गया, तो फिर तो एक घातीय बन जाएगा। तो द्विघातीय के लिए a का मान 0 नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर है इसमें द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या 2 होती है, जिसको हम लोग अल्फा और बीटा मानते हैं। क्या मानते हैं? अल्फा और बीटा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रिघातीय बहुपद कि त्रिघातीय बहुपद क्या होता है। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात जिस बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात 3 हो, चर राशि का अधिकतम घात कितना हो? 3 हो, तो उस बहुपद को हम लोग कहते हैं कि यह त्रिघातीय बहुपद है। कैसा? त्रिघातीय बहुपद। और त्रिघातीय बहुपद में यहाँ भी देखिए a इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, यानी a का मान जो होना चाहिए वो 0 नहीं रहना चाहिए। अगर ये 0 होगा तो 0 गुने इतना करेंगे तो 0 बन गया, तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। लेकिन त्रिघात होने के लिए a का वैल्यू कितना नहीं रहना चाहिए? तो 0 नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात है कि त्रिघातीय बहुपद में शून्यांकों की संख्या 3 होती है, जिसको हम लोग अल्फा, बीटा और गामा मानते हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक घातीय में शून्यांकों की संख्या 1, द्विघातीय में शून्यांकों की संख्या 2, त्रिघातीय में शून्यांकों की संख्या 3। तो जितना घात वाला बहुपद होगा उतना ही शून्यांक भी होंगे। ध्यान से सुनिए, जितना घात वाला बहुपद होगा उतना ही उसका शून्यांकों की संख्या होगी। और अगर आपसे पूछता है एक घातीय रैखिक बहुपद का व्यापक रूप लिखिए, तो आप लिखिएगा ax प्लस b। द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या है? तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इस प्रकार से हम व्यापक रूप को लिख सकते हैं। अब बात आता है कि बहुपद का मान क्या होता है। तो देखिए किसी बहुपद px, कोई बहुपद दिया है px में x का मान अगर a रख देते हैं, x का मान a रखने पर जो हमको संख्या प्राप्त होता है उसी को हम लोग pa को बहुपद का मान कहते हैं। जो भी संख्या प्राप्त हुआ तो उसका हम लोग कहते हैं कि इस बहुपद का मान हो गया। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि px में x बराबर a, अगर x का मान आप 1 2 3 4 कुछ भी रखिए, तो 1 2 3 रखने पर बहुपद का कुछ ना कुछ तो मान आएगा। तो जो मान आएगा उसी मान को, उसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं बहुपद का मान। क्या कहते हैं? बहुपद का मान कहते हैं। अब है कि शून्यांक किसे कहते हैं? शून्यांक क्या है उसको हम लोग समझेंगे। किसी चर राशि का वह मान, शून्यांक जो है किसी चर राशि का वह मान
जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद को शून्य कर देता है, यानी बहुपद का मान 0 आ जाता है, 0 हो जाता है, तब हम उसे कहते हैं कि यह शून्यांक है, उस बहुपद का ये शून्यांक है। फिर से सुनिएगा, किसी चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, यानी बहुपद का जो वैल्यू आता है वो शून्य हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं कि उस बहुपद का वो क्या है, शून्यांक है, उस बहुपद का वो शून्यांक कहलाता है। तो इस प्रकार से हम लोग बहुपद के बारे में जान लिए। अब एक बात और आता है कि शून्य बहुपद हम लोग किसे कहते हैं। तो देखिए हम लोग शून्य बहुपद समझेंगे कि शून्य बहुपद किसे कहते हैं। जिस बहुपद में, पहले देखिए शून्य बहुपद चल नहीं रहा है, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद देखिए, जिस बहुपद में चर का मान 0 हो, जिस बहुपद में चर का मान 0 होता है उसे हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है 3 है, 7 है, -4 है, तो ये सब जितने भी संख्या है ये शून्य बहुपद कहलाते हैं। इसमें चर राशि नहीं है, चर राशि का मान कितना होता है, 0 हो जाता है, तो इसको हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग देखेंगे बहुपद के शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच में संबंध क्या है। तो रैखिक बहुपद होता है x + b का शून्यांक x बराबर होता है -b/a। देखिए यहाँ -b/a होता है, जिसमें हम लोग लिख सकते हैं अचर माइनस अचर पद, तो अचर पद e हो गया, और x का गुणांक, तो x का गुणांक a ही ना है, तो इसको हम बोलते माइनस अचर को हम -b कर देंगे, और अचर x का गुणांक a है तो a, तो -b/a होता है। अब यहाँ पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के लिए शून्यांकों का योगफल। यहाँ पर 2 शून्यांक होते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो ये दोनों का योगफल जो होता है वो -b/a होता है, -b/a, यानी माइनस x का गुणांक, देखिए यहाँ पर माइनस ई वाला के x का गुणांक b है, तो माइनस में है तो -b हो गया, और नीचे दिया हुआ है x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है, a है, तो यहाँ पर a हो गया। अब यहाँ शून्यांकों का अगर गुणनफल पूछे तब, तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ शून्यांकों का गुणनफल मतलब दोनों का गुना, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, c/a। अब देखिए इसमें c क्या है, अचर पद है, देखिए अचर पद प्लस अचर पद लेना है, और a क्या है तो x² गुणांक है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस अचर पद बटा x² का गुणांक अर्थात c/a। अब द्विघात बहुपद बराबर, अगर हम लोग को शून्यांक दिया हुआ रहेगा और उस शून्यांक से कहेगा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो हम इस सूत्र से द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, यानी ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू अल्फा। इससे हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए त्रिघात बहुपद के लिए शून्यांकों का योगफल, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, ax³ + bx² + cx + d है। यहाँ देखिए इनका योगफल, यहाँ पे 3 गो शून्यांक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा, बीटा और गामा, तो इस अल्फा, बीटा और गामा का योगफल होता है -b/a। तो हम यहाँ लिख सकते हैं -x² का गुणांक बटा x³ का गुणांक, यहाँ पर लिखा जगह नहीं था इसलिए नहीं लिखे, आप लोग लिख लीजिएगा -x² का गुणांक बटा x³ का गुणांक। दूसरा है 2 कर शून्यांकों का योगफल, देखिए 2 कर मतलब दोनों संख्या गुना करके जोड़ना है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a। c देखिए यहाँ पर क्या है, c है x का गुणांक है, तो यानी कि x का गुणांक बटा a है क्या है तो x³ का गुणांक, तो x का गुणांक बटा x³ का गुणांक होता है। उसके बाद शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a, -d/a। तो d यहाँ पर क्या है, यहाँ अचर पद है, तो माइनस अचर पद, और ये क्या है तो x³ का गुणांक है,
तो माइनस अचर पद बटा x³ का गुणांक। तो इस प्रकार से हम लोग शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कराए हैं। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि लेसन को कैसे सॉल्व करेंगे, और हमको कुछ इससे इसको अगर याद आप लोग कर लीजिएगा तो बहुत आसानी होगा हल करने में, थोड़ा सा हम लोग को बहुत हेल्प मिलता है इससे। तो आप लोग जितने भी बात अभी तक हम पढ़ाए हैं बहुपद में, वो सभी बातों को आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग अगले क्लास में आएंगे। जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.1 एनसीईआरटी का मैथ है क्लास 10th का। देखिए इसमें प्रश्नावली 2.1 का बेसिक हम पिछले ही वाला वीडियो में बनाए हैं। उसके बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, y बराबर क्या दिया हुआ है px, बहुपद दे दिया है, का ग्राफ नीचे दिया हुआ है जो कि इस प्रकार से है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये कुछ बड़ा सवाल नहीं है, बिल्कुल इजी है। देखिए यहाँ पर बात होती है कि px के लिए बोल रहा है शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो px का शून्यांक ज्ञात करना है, इसमें कोई भारी बात नहीं है। देखिए बिल्कुल इजी है ये। इसमें आपको करना क्या होगा, ये जो रेखा आप देख रहे हैं ये रेखा जितना बार x एक्सिस को छूती होगी या काटती होगी, वही जितना बार काटेगा उतना ही वही उस बहुपद की शून्यांक होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये वाला x एक्सिस को ये लाइन काटता नहीं काटा है, तो इसमें शून्यांकों की संख्या 0 होगा। कितना हो जाएगा 0, क्योंकि एक को बार इसको नहीं काटा है। जब नहीं काटा है तो इसका शून्यांक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा यहाँ x एक्सिस को ये वाला लाइन कितना बार काटा है, ये लाइन कितना बार काटा है, तो एक बार मात्र काटा है। देखिए यहाँ पे काटा ना, तो इस बहुपद का शून्यांक हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा 1। अब तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये वाला लाइन जो है x एक्सिस को कितना बार काटा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो यहाँ पर इस बहुपद का शून्यांकों की संख्या हो जाएगा 3। यहाँ देखिए अब ये लाइन जो देख रहे हैं आप, ये लाइन इस लाइन को कितना बार, इस x एक्सिस को कितना बार काटा है, 2 बार। तो यहाँ और यहाँ देखिए 2 बार है, तो इसका शून्यांक हो जाएगा 2। यहाँ देखिए ये जो 5 है, 5 में बोल रहा है कि शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, 1, 2, 3, 4। यहाँ शून्यांकों की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ देखिए 1, 2, 3 बार, कितना बार, 3 बार। तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली 2.1 खत्म होता है। अब हम लोग अगले प्रश्नावली की ओर चलते हैं। अगला प्रश्नावली यानी 2.2 में पढ़ेंगे कि क्या है। देखिए तो अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.2 को। 2.1 बहुत इजी था, इसलिए इसी लेसन में हम लोग 2.2 को भी पढ़ लेंगे। 2.1 बहुत इजी था ना। तो देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जो भी बहुपद दिया हुआ है ये द्विघात बहुपद है, और ये द्विघात बहुपद को हम लोग को शून्यांक ज्ञात करना है। और बोला है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और यहाँ पर जो हम लोगों को कहा जाए कि ये जो मिले शून्यांक मिलेंगे, उन शून्यांकों के जो सूत्र हम कल बता रहे थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, तो ये उस पर बैठता है या नहीं बैठता है, वो सही है या नहीं है, इसकी हम लोग सत्यता को जांच भी करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में है x² - 2x + 8। इसमें कह रहा है कि इसका शून्यांक ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखेंगे माना px = x² - 2x + 8। हम बताए थे आप लोग को कि जब इसका शून्यांक की बात कही जाती है
तो शून्यांक वह मान होता है जो इसके बहुपद को क्या करता है, 0 कर देता है। तो इस स्थिति में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अब अगर शून्यांक निकालना तो हमको 0 दिखाना होगा। अब देखिए इसको हम लोग गुणनखंड विधि से हल करेंगे। यहाँ पढ़े हैं, देखिए आप लोग को बताया होगा 8, ये 2 को इस प्रकार तोड़ना है कि जो जोड़ने पर 2 ही प्राप्त हो और गुना करने पर 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए x² - 4x + 2x, यहाँ पर अगर हम करते हैं तो ये तो गलत हो जाएगा, 4 दूनी 8 तो होगा, लेकिन यहाँ माइनस में होना चाहिए था और ये प्लस में है। तो इस प्रकार से हम इसको नहीं बनाएंगे और दिमाग लगाते हैं हम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ही तो गलत नहीं ना उतार दिए हैं। इसको अगर हम करते हैं तो -2 तो प्राप्त होगा, लेकिन प्लस माइनस 8 हो जाएगा। ये तो गलत हो जा रहा है, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है, देखिए यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, यहाँ भी माइनस होगा। अब ये सही हो गया। देखिए यहाँ पे 4 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो मेरा 2 प्राप्त होगा, और प्लस माइनस 4 दूनी 8 बराबर में 0 का 0, ओ सॉरी -8 का -8 है बराबर में 0। अब देखिए ये 4 को हो गया तो 4 को 2 पार्ट्स में इसको बांट देंगे हम। यहाँ हो गया x² - 4x + 2x - 8 बराबर 0। यहाँ से देखिए ये दोनों में से क्या कॉमन होने वाला, तो दोनों में x मिल जाएगा। यहाँ बच गया x, 2 x में से 1 x बाहर आया तो 1 x बचेगा ना, तो 1 x हो गया प्लस माइनस। अब यहाँ से x बाहर आया तो क्या बच गया था अंदर, 4, तो 4 रह गया। अब देखिए प्लस है तो प्लस, ये दोनों में क्या कॉमन होने वाला है, 2 भी इसमें भी शामिल है, 2 इसमें भी छुपा हुआ है, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो x बचेगा यहाँ प्लस माइनस। अब यहाँ 8 में से 2 बाहर है तो 4 है ना बचेगा, अब बराबर में 0। x - 4, देखिए ये दोनों कॉमन हो जाएगा, ये दोनों ये वाला जो है सब में मौजूद है तो ये वाला कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा अंदर में यहाँ पर x और यहाँ बचा प्लस में 2 बराबर में 0। एक बार हम इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे। देखिए क्यों लेंगे ऐसे, अगर ये गुना करते का भाग करते तो 0 ही ना बन जाएगा। अगर इसको लेंगे तो ये गुना करते इधर का भाग करे तो ये भी 0 में भाग करे तो 0 बन जाएगा। तो हम इसीलिए डायरेक्ट लेते हैं x - 4 बराबर 0 और x + 2 बराबर भी 0। तो x का मान यहाँ आ गया क्या चीज़ में, प्लस माइनस, सॉरी ये माइनस में उधर है तो कुछ में हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस में उधर है तो कुछ में हो गया माइनस में। तो यहाँ पर मेरा 2 शून्यांक प्राप्त हो चुका है, कितना, तो एक है 4 और एक है -2। तो यहाँ लिखते हैं अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। अब हमको शून्यांक जो प्राप्त हुआ उसको गुणांक यानी इस पर बैठा के चेक करना है कि क्या मेरा शून्यांक सही निकला है या गलत निकला है। यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का योगफल बराबर होता है x माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो यहाँ पर जो x का गुणांक है इसमें वो हमको यहाँ पर आना चाहिए मान रखने पर, और जो x² गुणांक वो भी प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर शून्यांकों का योगफल बोला, तो शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू है यहाँ पे 4 और बीटा का वैल्यू कितना है प्लस, यहाँ -2 है। यहाँ पर देखिए +4 प्लस माइनस -2 का 2। अब यहाँ पर अगर घटाते हैं हम तो मेरा कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है, नीचे न रहने पर कुछ न तो 1। तो यहाँ पर देखिए -x का गुणांक, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये, और यहाँ x² गुणांक आ गया, तो इसी को हम लोग को दिखाना था। देखिए -x का गुणांक बटा x² का गुणांक प्राप्त हो गया। देखिए -x का गुणांक अगर यहाँ पर माइनस में गुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा, और x² यहाँ कुछ न रहने पर 1, तो देखिए यहाँ नीचे में भी 1 है ना,
तो ये हमको सत्यता की जांच हो गई, ये प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है 4s² माइनस 4s प्लस 1 है। क्या लिखेंगे, माना px बराबर कितना दिया हुआ है 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब इसका शून्यांक ज्ञात करना, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 4s² माइनस 4s प्लस में 1, यहाँ पर कुछ न रहा, देखिए सॉरी 1 होगा यहाँ पे, और वैल्यू इसका कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब ना इसका शून्यांक ज्ञात होगा जी। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम लोग कि ये वाला कोई भी संख्या था तो इसको डायरेक्ट इसमें मल्टीपल कर देते हैं। तो 1 गुने 4 करें तो 4। अब इस 4 को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 4 प्राप्त हो और जोड़ने पर भी कितना प्राप्त होना चाहिए, 4 प्राप्त होना चाहिए। तो हमको ऐसे इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 4s² माइनस 2s माइनस 2s, तो 2 और 2 कितना माइनस माइनस हो गया माइनस में, और 2 2 4s, और माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ 2 दूनी 4 प्राप्त हो जाएगा, और प्लस में कितना है 1 है, बराबर में 0। यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 भी कॉमन है और s भी कॉमन है, तो 2 और s यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेंगे। तो बचेगा कितना, यहाँ पर यहाँ 2 आ गया बाहर, तो एगो 2 बचेगा, और 2 s में से एगो s आया तो एगो s बचेगा। अब यहाँ पर माइनस इस 2s के 2s पूरा आ गया बाहर, तो यहाँ 1 ना बचा। अभी दोनों में कोई कॉमन ना होने वाला, तो कोई कॉमन ना होने पर -1 कॉमन हो जाता है। तो यहाँ पर 2s प्लस माइनस माइनस 1 अब बराबर में 0। ये दोनों में देखिए, या दोनों में, इसमें भी ये मौजूद है, इसमें भी ये मौजूद है, इसको हम लोग कॉमन कर लेंगे। 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 बराबर 0। एक बार एक का बराबर 0 लीजिए, एक बार इसका बराबर 0 लीजिए, दोनों तो मान सेम ही आएगा। तो 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0। तो 2s बराबर माइनस में इधर आया तो वो चुम गया, प्लस में हो गया, इसलिए s बराबर, ये गुना जो 2 कर रहा है इधर में क्या करेगा, भाग करेगा, तो 1/2 हो गया, यानी अल्फा का मान आ गया 1/2। अब उसी प्रकार यहाँ भी करेंगे हम लोग, तो 2s के 2s हो गया, ये माइनस में इधर आया तो प्लस में हो गया। अभी देखिए गुना जो यहाँ 2 कर रहा है इधर में क्या करेगा, भाग करेगा, तो s बराबर हो गया 1/2, यानी बीटा बराबर हो गया 1/2। अब इसकी जांच करना है हम लोग को, सत्यता की जांच करना है, तो लिखेंगे शून्यांकों का योगफल बराबर, क्या पढ़ना है, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। यानी हम लोगों को शून्यांकों का अगर योगफल निकालते हैं तो -x का गुणांक होना चाहिए, आना चाहिए, और x² का गुणांक आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पर है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2 और बीटा का वैल्यू भी 1/2। यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे तो हाफ हाफ जोड़ने तो पूरा 1 हो गया, यानी हमको 1 प्राप्त हुआ। तो देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पर कितना है, कह देते हैं माइनस, अगर यहाँ इसमें हम 4 से भाग करा दें, इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें अगर हम 4 से भाग करा दें तो क्या प्राप्त होगा, 4 से भाग देने पर हमको यही ना प्राप्त होगा, ये s² माइनस s और प्लस 1/4 प्राप्त होगा, यही ना प्राप्त होगा 4 से भाग देने पर, तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ देखते हैं हम लोग 2 का लघुत्तम, तो 2 या हाफ हाफ जोड़े तो 1 ना होगा। अब देखिए कि 1/1 माइनस में x का गुणांक है कितना है, 1 है, ये मिल गया हमको। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x² का गुणांक, x² 1 है तो 1 भी मिल गया, यानी ये जांच हुआ। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है शून्यांकों का गुणनफल, जो कि पिछले वाला है क्वेश्चन में हम नहीं कर पाए थे। शून्यांकों का गुणनफल भी निकालना है, शून्यांकों का गुणनफल बराबर हम लोग को बताया गया है
अचर राशि या अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, चलिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होना चाहिए? 1/4 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, ये 1/2 इंटू 1/2, 1 इंटू 1 1 हो गया और 2 दूनी 4। तो देखिए ये भी आ गया 1/4 आया कि नहीं आया? क्योंकि इसका मान यहाँ 1 रखो या ना रखो बात तो बराबर है, हम लोग को रखे चाहे ना रखे, तो इसलिए 1/4 हो गया, यानी ये भी जांच हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग इसको जांच कर लिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है 6x² - 3 - 7x। तो इसको पहले सजा लेंगे हम, इतना -7x - 3, ये हम px बराबर मान लेते हैं। px बराबर ये मान लिया गया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसको बना लीजिए, तो ये क्या हो गया? 6 × 18, यानी 7 को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 18 और जोड़ने पर 7 हो जाए। तो 9 और 2, 9 और क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो देखिए 6x² - 9x प्लस में 2x, 9 में से 2 जाए तो 7 और 9 दूनी 18, प्लस माइनस में से हो जाएगा 3 बराबर 0। ये दोनों में हमको क्या कॉमन होने वाला है? ये दोनों में हम लोग को 3 भी मिल रहा है और x भी मिल रहा है। तो यहाँ क्या बच गया? 3 दूनी 6, x के x, 2x है तो x बचेगा ना, माइनस 3 3 9, x तो बाहर आ गया तो इतना ही बचेगा। प्लस में ये दोनों में कोई कॉमन होने वाला तो 1 कॉमन होगा, यहाँ बचे 2x - 3 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों कॉमन ले लेंगे, तो 2x - 3 और ये हो गया 3x + 1 बराबर 0। अब एक बराबर 0, एक बार इसका बराबर 0, तो 2x - 3 बराबर 0 और 3x + 1 बराबर 0 हुआ। यहाँ देखिए ध्यान से, 2x प्लस में माइनस में उधर तो कुछ हो गया, प्लस में होगा, तो x बराबर 3/2 हो गया। यहाँ पर चूंकि 2 गुना करे धन का भाग करेगा, तो अल्फा का मान यहाँ कितना निकल गया? 3/2। अब यहाँ देखिए 3x प्लस में उधर तो कुछ हो गया, माइनस में, ये 3 गुना करे धन का करेगा भाग करेगा, तो -1/3, यानी बीटा का मान कितना हो गया? -1/3 हो गया। अब हमको इसको सत्यता की जांच करना है जी। तो देखिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे शून्यांकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटा क्या होता है? x² का गुणांक। चलिए देखते हैं हम लोग शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना है? 3/2 और बीटा का वैल्यू कितना है? -1/3। ये दोनों का अगर एलसीएम निकाल दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 3 9, प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 हो गया 7 बटा कितना? 6। तो -x² का गुणांक कितना है? माइनस में 7 है, ये तो सही आ गया। अब यहाँ पर x² का गुणांक कितना था? x² का गुणांक 6 है, तो ये भी सही आ गया, कोई दिक्कत? अब हम लोग लिखते हैं शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर हम लोग बताया गया है अचर पद बटा x² का गुणांक। यहाँ पर देखिए शून्यांकों का गुणनफल क्या है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग का अचर पद कितना है? तो -3 आना चाहिए, और x² गुणांक यानी 6, -3 और 6 को काट दिया जाए अगर मैं यहाँ पे, तो आ सकता है -1/2 भी आ सकता है। चलिए देखते हैं क्या आएगा। कितना है यहाँ? 3/2 है गुना, और ये कितना है? -1 कितना है? 3 है। तो प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, और यहाँ पर 3 दूनी 6। देखिए आ गया अचर पद में -3, तो -3। x² गुणांक 6, यहाँ पर x² गुणांक 6 है, यानी सही बना हुआ है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है 4। लिखा हुआ है 4u² प्लस 8u। यहाँ लिख रहे माना px बराबर 4u² प्लस में 8u बराबर में यहाँ कितना हो जाएगा अब 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या क्या कॉमन होगा इसमें क्या कॉमन होगा। यहाँ कुछ ना रहने पर प्लस में 0 हम दे लेते हैं। प्लस में क्या होगा 0 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर कीजिए, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, बराबर 0 है ना। 4u बराबर प्लस में उधर है तो कुछ हो गया माइनस। देखिए एक यू से यू खत्म, 4 दूनी 8, यानी u बराबर कितना हो गया -2 हुआ। कितना हुआ -2। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हम लोग चेक करना है शून्यांकों का योगफल, यानी यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों एक ही होगा। अल्फा और बीटा दोनों क्या होगा एक ही। अल्फा का भी मान -1 और बीटा का भी -2 और बीटा का मान भी -2 ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बनाते हैं। लिखते हैं कि क्या लिखें, हाँ, शून्यांकों का योगफल बराबर क्या हो गया x माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो देखिए यहाँ पर शून्यांकों का योगफल -x का गुणांक, यानी यहाँ पर आना चाहिए -8। यह माइनस है तो ऑलरेडी यहाँ प्लस में 8 आना चाहिए, और x और गुणांक 4 है तो यानी 8/4 आना चाहिए, यानी काट दिया जाए तो 2 बार में कट जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर कितना ये अल्फा प्लस बीटा। अल्फा भी -2 में आया और बीटा भी -2, यानी -4 आया। कितना आया -4। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि -x का गुणांक कितना है 8 है और x² गुणांक कितना है 4 है। तो यदि इसमें हम लोग यहाँ पे देखिए कहीं मिस्टेक तो नहीं ना हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी इसका मान बीटा का मान हम 0 भी रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 0 भी रख देंगे तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 0 लेते हैं तो कितना आ गया -2 आया। अब इसको अगर काट के देखा जाए तो -2 ही आएगा। अगर इसको काट देंगे हम तो -2 भी आएगा। और गुणनफल में कितना होना चाहिए शून्यांकों का गुणनफल। देखिए यहाँ पर 0 रखने पर भी मान 0 हो जा रहा है, तो 0 भी इसका एक शून्यांक है। तो -2 तो ये है लेकिन 0 भी एक इसका क्या है शून्यांक है। तो गुणनफल क्या होता है अचर पद बटा क्या हम बोल सकते हैं उसको x² का गुणांक। यहाँ पर देखिए ध्यान से गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा अचर पद में 0 होना चाहिए। 0 बटा कुछ भी लिखे तो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है -2 और इसका वैल्यू 0। गुना अगर कराते हम तो 0 ही ना बन जाएगा, तो यानी c का मान 0, c है ही नहीं तो 0 हो गया, अर्थात ये सही बना हुआ है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। फाइव t², चलो टी ऐसे हम लिख देते हैं, -15 बराबर 0, क्योंकि पी एक्स का मान होगा तो t बराबर क्या होगा t² बराबर माइनस में धरा तो गया प्लस में। अब स्क्वायर अगर हटेगा तो अंडर रूट प्लस माइनस लेकर आता है 15 का वर्गमूल निकलता है तो जैसे तक छोड़ देंगे, यानी अल्फा का मान होगा +√15
और बीटा का मान हो जाएगा -√15। एगो प्लस में हो जाएगा, एगो माइनस में हो जाएगा। अब शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है? -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। देखिए यहाँ पर योगफल मतलब जोड़ना है। यहाँ पर कितना है? प्लस √15 और माइनस √15। अगर जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर x का गुणांक है, ये नहीं है, सॉरी यहाँ पर t है तो t लिखाएगा, उसमें भी u लिख दीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हुआ है। t का गुणांक और t² गुणांक, तो t का गुणांक तो यहाँ t तो है ही नहीं, तो इसका मान 0 होता, तो 0 आया है। अब यहाँ पर हम लोग इसका गुणनफल देखते हैं, न रहने पर 0 होता है, न रहने पर 0, तो इसलिए इसका मान 0 है, तो यानी सही है। अब यहाँ पर शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? अचर पद बटा x का गुणांक, x² का गुणांक। तो अचर पद में यहाँ कितना दिया हुआ है? देखिए यहाँ गुणनफल निकालते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? अल्फा का वैल्यू कितना है जी? √15 प्लस में, अभी क्या है? -√15। तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और √15 के अंदर पूरा 15 हो जाता है कि नहीं हो जाता है? होता है ना। तो देखिए यहाँ पर अब इसका क्या होता है सूत्र? अचर पद कितना है? -15। x² गुना कितना था? 1, तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, तो ये भी आ गया। अब लोग इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ लेंगे, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है?